कहना है कि सर अगर हम पीवी डायग्राम बना रहे हैं, अगर हम पीवी डायग्राम बना रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल और एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, यदि इनके लिए आप पीवी डायग्राम बना रहे हो तो दोनों में क्या अंतर रहेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बेटा? ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। यदि y और x के बीच में ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपको y और x का रिलेशन चाहिए। p और v में ग्राफ बनाना है तो p और v का रिलेशन चाहिए। आ जाओ रिलेशन ढूंढते हैं। यदि प्रोसेस आपके पास आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, तो बताइए क्या रिलेशन होता है। पीवी बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट को कुछ भी के मान सकते हो अगर आपकी इच्छा है। डिफरेंशिएट कर लीजिए, dp बाय dv ये मिलेगा माइनस p बाय v, इतना कर लेना कम से कम। और अगर यही प्रोसेस रहता एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। मतलब यहां पर जो dp बाय dv आएगा वो माइनस गामा टाइम्स ऑफ p बाय v होगा। इसका अर्थ आपने ये निकाला कि जो स्लोप होता है एडियाबेट का, एडियाबेट का जो स्लोप होगा वो होगा गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्म। देख लो जी बोर्ड पर अच्छे से, आइसोथर्म के स्लोप के मुकाबले एडियाबेट का स्लोप क्या आएगा? ज्यादा। ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पक्का। चलिए जी, अब प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाने वाले हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल का। सर आइसोथर्मल मतलब बॉयल्स लॉ, ये तो हमें पता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। लो जी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपने बना लिया, चाहे तो मार्क भी कर सकते हो चाहे तो, ठीक है। ये लो, ठीक है। अगर आप एक्सपांशन दिखाना चाहते हैं, यदि आप दिखाना चाहते हो एक्सपांशन, तो शुरुआत में प्रेशर है P1 और बाद में प्रेशर कम हो गया। पता है ना, एक्सपांशन के दौरान प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2। ये आइसोथर्मल वाला ग्राफ है। अब अच्छे से सोचो और बताओ कि अगर मैं आइसोथर्मल की जगह प्रोसेस लेता एडियाबेट, एडियाबेटिक प्रोसेस होता, तो क्या उसका स्लोप ज्यादा होता? बोलो ना हाँ के ना। ज्यादा स्लोप का मतलब, ज्यादा स्लोप का मतलब अगर वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज कर रहे हो तो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा होता या कम? ज्यादा। ठीक है, तो देखिए प्रेशर में चेंज आइसोथर्मल में इतना है, इतना। एडियाबेट में प्रेशर चेंज ज्यादा रहेगा कि कम? ज्यादा रहेगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा, लो जी, ये ग्राफ ऊपर वाला आपने बनाया है आइसोथर्म का और नीचे वाला बनाया है एडियाबेट का। अच्छे से चेक कर लो जी। मानसी, आज की पहली स्लाइड है बेटा ये। वंदित, क्लियर है क्या? जी, ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा का ऐसा ये एक्सपांशन में बनाया है, आप चाहे तो कंप्रेशन में भी बना सकते हो। फिर आपने बोला था आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब, तो आपको क्लियरली बताया है आइसोएंट्रोपिक मतलब जिसके दौरान एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा?
डेल्टा एस बराबर 0, चेंज इन एंट्रोपी 0। क्या था फॉर्मूला डेल्टा एस का? क्यू रिवर्सिबल बाय टी, है ना। ये 0 मिलेगा व्हेन, जब क्यू रिवर्सिबल क्या होगा राजा बेटा? 0, है ना। और क्यू रिवर्सिबल 0, क्यू 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। क्यू रिवर्सिबल कहाँ होगा? 0, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। बेटा आपको केवल क्यू 0 होता, आपको चाहिए होता हीट ट्रांसफर 0, तो आप बोलते एडियाबेटिक प्रोसेस। बट रिवर्सिबल मैनर में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 0 है, तो वो कहाँ होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। इस तरह के प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। चलिए, और किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो हम आगे चलते हैं। आज से थर्मो केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। मानसी, इसका एग्जाम्पल क्या? ये खुद ही तो एग्जाम्पल है बेटा मानसी, ये खुद ही एग्जाम्पल है। चलिए जी, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं थर्मो केमिस्ट्री। हाँ जी, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। क्या बोला है हमने? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, यदि मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी सी सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर CO2 गैस, तो क्या लगता है आपको? क्या ये केमिकल रिएक्शन है? क्या ये केमिकल इक्वेशन है क्या? हाँ या ना? हाँ सर, केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें केमिकल चेंज हो रहे हैं। पहले कार्बन था, बाद में वो CO2 बन गया, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक, यदि यदि आप इसके साथ जोड़ दे प्लस x किलो जूल प्रति मोल, यदि किसी केमिकल रिएक्शन के साथ आप उसका हीट ट्रांसफर भी जोड़ दें, तो अब इसका नाम होगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये केमिकल चेंज दिखा रही है, साथ में हीट चेंज मतलब थर्मल चेंज भी दिखा रही है। तो देख लो अच्छी तरह से, थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें केमिकल और थर्मल दोनों प्रकार के चेंजेस दिखते हैं, दोनों तरह के चेंजेस रिप्रेजेंटेड रहता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी आपको, पक्का? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। सुनिए जरा ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हीट ट्रांसफर के हिसाब से दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। अच्छे से ध्यान लगाइए और जवाब दीजिएगा। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच बराबर, डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी, मतलब फाइनल एंथैल्पी किसकी होगी? प्रोडक्ट की, माइनस इनिशियल एंथैल्पी किसकी होगी? रिएक्टेंट की। ये प्लस आएगा कि माइनस? एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव होता है, इम्प्लाइज प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होगी, है ना, वो होगी लेस देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। क्या इस बात से अग्री करते हो? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यस। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता तो डेल्टा एच, जिसका मतलब है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये मिलेगा पॉजिटिव। इसका मतलब होगा कि अब की बार प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा प्राप्त होगी। अच्छे से पकड़ पकड़ के चलो आगे, गिरना नहीं है अपने को, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें है। चलिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको सूंघ सूंघ कर बताना है, कोई कॉपी पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है।
फटाक से देख के बताना है कि जो सामने खूबसूरत सी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक। देखिए जरा, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी प्लस एक्स किलो जूल। बताइए एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक? एक्सो की एंडो। सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, किसी ने गड़बड़ नहीं करी। सर देखो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट ए और बी ने बनाया प्रोडक्ट, है ना, और प्रोडक्ट बनने के साथ एक्स किलो जूल हीट बाहर निकल गई। तो हीट बाहर जा रही है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही तो क्या होता है, हीट एक्सपेल्ड, ठीक है। और एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब्ड। बात आई क्या समझ में? अगर दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन में लेफ्ट और राइट हैंड साइड बरोबर होगी। अगर आपने माना कि ए और बी मिलाकर टोटल एनर्जी 150 यूनिट है, तो क्या कहता है आपका दिल, सी और डी की एनर्जी क्या होगी, 150, उससे ज्यादा या कम? अरे यार उससे कम होगी, 100 होगी मान लो। तभी तो आपको अतिरिक्त एनर्जी एक्स के रूप में 50 जोड़नी पड़ी। यार मुझे बता रहे हो, सुनो, दायां बराबर बायां करना है, लेफ्ट और राइट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बरोबर करने के लिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड की एनर्जी बरोबर करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी आपको प्रोडक्ट में जोड़नी पड़ी। मतलब किसकी एनर्जी कम थी, तभी तो प्रोडक्ट में जोड़ा। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, मतलब एक्सोथर्मिक। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। वंदित, आयुषी, सृष्टि, पल्ले पढ़ रहा है ना? जी हाँ। अगला एग्जाम्पल देखो, ए कहाँ गया रे, ए प्लस बी माइनस 50 किलो जूल इज इक्वल टू क्यू प्लस एस। बोलो कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से चेक करके बताओ कौन सी रिएक्शन है। ओहो सर देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बरोबर करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए प्रोडक्ट में से कुछ एनर्जी निकालनी पड़ी, रिएक्टेंट में से, सॉरी, रिएक्टेंट में से कुछ एनर्जी निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी। ये बात समझ में आ रही है? सु फॉर सुशांत। हाँ उल्टे सीधे आंसर मत दे बेटा। ए प्लस बी में से आपने 50 किलो जूल एनर्जी निकाली, तब उनकी एनर्जी क्यू प्लस एस के बराबर हुई। इसका मतलब ए और बी मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी ना, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा प्रोडक्ट की कम, मतलब एक्सोथर्मिक। ए प्लस बी प्लस 20 किलो जूल बराबर सी प्लस डी। कौन सी रिएक्शन है? ए और बी के अंदर जब आपने 20 किलो जूल एनर्जी जोड़ी तो वो प्रोडक्ट के बराबर हुआ। इसका मतलब अकेले ए और बी की एनर्जी प्रोडक्ट से कम थी, एंडोथर्मिक पक्का। ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी माइनस 180 किलो जूल। कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, बहुत बढ़िया। ए एरोबिक, डेल्टा एच बराबर प्लस में एक्स किलो जूल। कौन सी रिएक्शन है? अरे बोलो, दिख तो रहा है डेल्टा एच पॉजिटिव है। ए प्लस बी डेल्टा एच बराबर -20 किलो जूल। तो आई होप एक्सो एंडो में अंतर समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। हाँ हाँ और ना कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मम्मा पापा से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। खैर परमिशन तो तुम, अब ऑनलाइन क्लास में क्या बोलो, रिकॉर्ड भी होता है, छोड़ते हैं। हाँ पर तुम इतने काम करते हो, कौन परमिशन लेके करते हो तुम लोग? हाँ हर्षित,
हर्षित कह रहा है सर बोल दो, सर बोल दो। दूसरा भी है ना बेटा, तेरे लिए मस्ती मजाक होगा, है ना, बाकियों के लिए मुसीबत हो जाएगी। कई लोग की तो मम्मियां भी उनके साथ बैठ के क्लास अटेंड करती है ना। चलिए जी, मस्ती नहीं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा प्लीज, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। चलिए जी, पहला थोड़ा मुश्किल लॉ है, शायद ही आपको समझ में आए, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेवोसियर लॉ क्या कह रहा है? अगर कोई रिएक्शन है ए एरो बी, इसका डेल्टा एच आपको दिया है माइनस में एक्स किलो जूल, और आपने रिएक्शन लिखी ऐसे बी एरो ए, और आपसे पूछा गया कि क्या इसके डेल्टा एच की वैल्यू कोई बता सकता है? क्या होगा? प्लस एक्स। इसी को हम कहते हैं लेवोसियर लॉ। मतलब यदि किसी रिएक्शन का डायरेक्शन आप बदल रहे हो, यदि किसी रिएक्शन का आप डायरेक्शन बदल रहे हो, उसके डेल्टा एच की वैल्यू सेम रहेगी, केवल साइन बदल जाएगा। बात आ रही है समझ में? सर ये केवल डेल्टा एच में होगा या सभी स्टेट फंक्शन में ऐसा ही होगा? बेटा सभी स्टेट फंक्शन में ऐसा ही होगा। उदाहरण के लिए यदि इसका डेल्टा जी दिया है माइनस में पी, मान लो दिल पे पत्थर रख के, तो इसका डेल्टा जी कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बिल्कुल उम्दा प्रदर्शन। बात आई समझ में? तो ये जो लेवोसियर लॉ है ये सभी स्टेट फंक्शन में काम आएगा जी हेमांग, ठीक है? ओके, चलो फिर अगले रूल पे चलते हैं। लो जी नेक्स्ट, अगला है प्यारे बच्चों हैस लॉ, जो क्या कहता है, जो सबसे पहले आपसे पूछता है कि क्या 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 एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है? अरे क्या, अरे गधो, कहाँ पाथ फंक्शन हो गई? केवल क्यू और डब्ल्यू पाथ फंक्शन था। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें इतना कंफ्यूजन क्या, दोनों हाथ आगे कर। हाँ तो जो सामने, अरे अपने हाथों को देख तो सही यार, ऐसे क्या शर्माना। तो ये जो उंगलियां नजर आ रही है ना, ये तेरी है। इसके अलावा दुनिया की जो भी उंगलियां आपको दिखती है वो पराई है। अब मैं पूछ रहा हूँ ये वाली उंगली, तो खोपड़ी खुजा रहा कि सर ये कौन सी है, मेरी है पराई है, मेरी है पराई है? जो अपनी है बस वो अपने पास है, भरोसा रखो, उसके अलावा सारे की सारी पराई है। क्यू और डब्ल्यू, हीट और वर्क, ये हमने पाथ फंक्शन गिने थे। इसके अलावा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, फलाना फलाना, ये सारे स्टेट फंक्शन है। कंफ्यूजन जैसा कुछ भी नहीं है ना? सरल करो चीजों को। हाँ जी, तो क्या पूछा जा रहा था कि क्या एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है? आपने बोला हाँ। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डेल्टा एच की जो वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब समझो, आप मतलब समझो, आप ए से गए बी पर, डायरेक्ट ए को सीधे आपने कन्वर्ट कर दिया बी में, और इस दौरान एंथैल्पी चेंज आपको मिला डेल्टा एच। ध्यान से सुनना, फिर दूसरा काम किया, ए को पहले बदला आपने सी में, इस दौरान एंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा एच वन। फिर सी को बदला आपने बी में, इस दौरान एंथैल्पी चेंज हुआ डेल्टा एच टू। क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी है। ए से सी, सी से बी, मतलब डायरेक्ट अगर ए से बी जाते तो टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होता? डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। अब सवाल है कि इन दोनों में से
किसकी वैल्यू बड़ी है, इसकी वैल्यू बड़ा है या इसका वैल्यू बड़ा है। तो आपने बोला कि सर हेस लॉ यही तो बताता है, अगर ए से बी तक जाने में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू डेल्टा एच आई तो वो सेम ही रहेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो इसी के बराबर रहेगा। ठीक है, ये है कुल मिलाकर हेस लॉ। किसी भी प्रोसेस को एक स्टेप में पूरा करो या मल्टीपल स्टेप में पूरा करो, उसका एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। सर ये वाला लॉ भी केवल एंथैल्पी के लिए है कि बाकी सारे स्टेट फंक्शन के लिए है? ये नियम भी सभी स्टेट फंक्शन के ऊपर आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये था इस हेस लॉ का मतलब, प्रोसेस को एक स्टेप में पूरा किया जाए या मल्टीपल स्टेप में, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, ये होता है हेस लॉ। बट ऑब्वियस सी बात है ना, बट ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी, ले भैया लास्ट स्लाइड देख ले जल्दी से, ज्यादा समय मत लगाया कर, जबकि सारे नोट्स आपके पास पहले से उपलब्ध है। कुछ और था मतलब, लाप्लास ने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं, उनमें से एक काम ये है। ऐसे वांट ऑफ इक्वेशन बहुत अलग अलग किस्म की है ना। तो अपने जीवन में बहुत सारे काम करेगा, कुछ तो अभी कर चुका होगा, है ना। बाकी समय के साथ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। हाँ सर, हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा का कोई सोल्यूशन थोड़ना है। नहीं हो रहा तो पापा से बात करो, है ना, अपने भी और सामने वाले के भी। तो बस दोनों परिवारों की मंजूरी जरूरी है भाई। चलिए खैर, तुम केमिस्ट्री के चक्कर में और कोई केमिस्ट्री मत सेट करो। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। हेस लॉ का थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट और देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें इसे किस तरह से यूज करना है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें सबसे पहले बोला जाता है कि यदि आपके पास मान लो इस तरह से दो रिएक्शन है, ए से बी डेल्टा एच बराबर एक्स, पी से एस डेल्टा एच बराबर वाई, और आपसे बोला है कि यदि आपने इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दिया, जोड़ने का मतलब समझना, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ोगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ दिया और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ दिया, और इसका डेल्टा एच पूछा है, बताइए क्या आना चाहिए। तो सिंपल फंडा है, जो चेंज मतलब परिवर्तन, कान खोल के सुनना, जो चेंज रिएक्शन में करेंगे वही चेंज डेल्टा एच में भी होगा। सर रिएक्शन जोड़ा है तो डेल्टा एच को भी जोड़ दो, कितना सिंपल था। सर ऐसा एक सवाल हमें भी दे दो ना, हमारा भी बहुत मन कर रहा है। ठीक है, आपका सवाल है P प्लस क्यू बराबर एस प्लस एक्स किलो जूल, है ना। फिर आपसे बोला है V बराबर T प्लस M प्लस वाई किलो जूल। अब आपसे पूछा है कि बताइए P प्लस क्यू प्लस V बराबर S प्लस T प्लस M, इसका डेल्टा H कितना होगा, बताइए। अवनी का आंसर करेक्ट है, अंजलि का आंसर करेक्ट है, हिमांश, हेमांग ने रायता खूब ढोला है, मनीष का आंसर बिल्कुल सही है, खुशी सुपरस्टार बहुत बढ़िया, सुहाना वेरी गुड। बेटा जोश जोश में आकर ना आसान आसान चीजें सिखा रहा हूं, बट आपको अलर्ट रहना है। हम फ्यूज नहीं हो सकते हैं क्लास के दौरान, फ्यूज हुए मतलब गए। अच्छे से सोच कर बताओ। तानिया गलत आंसर है। यार बच्चों, जब मैंने आपसे पूछा है डेल्टा एच की वैल्यू बताइए, तो सबसे पहले पहले वाले रिएक्शन का डेल्टा एच बताओ ना। रिएक्टेंट को बदला प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के साथ इतनी एनर्जी निकल रही है, इट इम्प्लाइज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो जब इसका डेल्टा एच लिखोगे कितना लिखोगे, माइनस में एक्स होगा ना। दूसरे वाले में क्या होगा, इसका डेल्टा एच कितना होगा, माइनस में वाई, एक्सोथर्मिक की तो यही पहचान होती है।
फिर दोनों रिएक्शन को जोड़ दिया तो डेल्टा एच को भी जोड़ लो, -x - y, ये करेक्ट आंसर होगा। सर फिर आपने ये सवाल उसी लिए दिया था क्या जो हम बन गए? जी बिल्कुल बराबर सोचा आपने। इन छोटी छोटी बातों में ही हमसे गलती होती है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े बेटा, जल्दी हाँ ना किया करो, आज बहुत ही ढीले हो गए बच्चे। हाँ जी, चलिए अगला। अगर कोई रिएक्शन है ए एरो बी, इसका डेल्टा एच दिया है x, और आपसे बोला है कि 2a एरो 2b, इसका डेल्टा एच बताइए। आंसर दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया सर, अभी तो आपने समझाया था कि जो चेंज आप रिएक्शन में करोगे वही चेंज उसके डेल्टा एच में करना है। सर देखो, रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा एच में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 2x। पक्का? इनमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये बेसिक लॉज है थर्मोकेमिस्ट्री के, क्वेश्चंस में हमको इन्हीं को इस्तेमाल करना है। चलिए जी नेक्स्ट। आगे आगे वही पॉइंट है जो पहले भी हम सीख चुके हैं। कौन सा? क्यू वी बराबर क्या होता है और क्यू पी बराबर क्या होता है, बतलाइए। क्यू वी बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और क्यू पी बराबर होता है चेंज इन एंथैल्पी, है ना। रिएक्शंस के दौरान जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो या कांस्टेंट प्रेशर पे हो, एक्सपेरिमेंटली कैसे मापा जाता है? एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय, अरे कुछ तो बोलो। एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय कोई apparatus है जिसकी मदद, हाँ, बाय कैलोरीमीटर, ये बता चुका हूं मैं क्लास में। कैलोरीमीटर से मापा जाता है, जिसमें इसको मापा जाता है कौन से? बॉम्ब कैलोरीमीटर से। और इसे मापा जाता है किसके द्वारा? कप कैलोरीमीटर के द्वारा। ध्यान रखना, इसके ऊपर बेस सवाल पूछे जाते हैं। सर कैसे पूछे जाएंगे? सवाल में इतना सा पूछेगा, बॉम्ब कैलोरीमीटर में मापी गई हीट 80 किलो जूल है। ठीक है, तो आपको समझना है कि जो 80 किलो जूल है इसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में मापा है, मतलब ये क्यूवी मतलब डेल्टा यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बच्चों को ये क्लियर है? वेरी गुड वंदित और खुशी। प्लीज छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा इनका क्वेश्चंस के दौरान, और इन सब चीजों को हम शामिल करेंगे। हाँ जी नेक्स्ट, ध्यान से सुनिए। मोस्ट ऑफ द डेली लाइफ रिएक्शन अकर, अच्छा, अपने आसपास दिन प्रतिदिन के जीवन में जो ज्यादातर प्रोसेस आप होते हुए देखते हैं, क्या कहता है तुम्हारा दिल? वो ओपन वेसल में देखते हो या क्लोज्ड वेसल में? ओपन वेसल में। आप ऐसे मान के चलो कि अधिकांश प्रोसेस जो होते हैं, अधिकांश प्रोसेस वो ओपन वेसल में होते हैं। मतलब उन प्रोसेस के दौरान जो हीट ट्रांसफर होगा, उन प्रोसेस के दौरान जो ट्रांसफर होने वाली हीट है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? डेल्टा एच को या डेल्टा यू को? डेल्टा एच को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेली लाइफ रिएक्शंस अकर इन ओपन वेसल। ओपन वेसल का मतलब हुआ कांस्टेंट प्रेशर। सो जनरली मतलब सामान्यतः हीट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान जो हीट ट्रांसफर हुई इस कॉल्ड क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसे केवल डेल्टा एच या डेल्टा एच सब स्क्रिप्ट में आर से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब आपने कभी एनसीईआरटी या कोई किताब या मॉड्यूल खोल के देखा होगा तो वहां सीधे लिख देता है H2 गैस प्लस Cl2 गैस बराबर 2HCl गैस, या N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3, है ना। डेल्टा H बराबर -x किलो जूल पर मोल।
सीधे डेल्टा एच दे दिया। बच्चे ने खोपड़ी खुजाई कि सर ये तो बोला ही नहीं था कि इस रिएक्शन को हमने कांस्टेंट प्रेशर पे करवाया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, खुले में करवाया कि बंद में। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में हुआ है, और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में जो भी ट्रांसफर होने वाली हीट मापोगे वो डेल्टा एच को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए ज्यादातर केसेस में हम हीट ऑफ रिएक्शन को सीधे क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये मानते हुए कि रिएक्शन ओपन वेसल या कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में हुआ है। ठीक है सर, लेकिन किसी सवाल में बोला है ऐसा चौड़ा होकर कि हमने रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में करवाया। अरे लाला मेरे, जब बोल दिया कि रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम में करवाया तो उस रिएक्शन के हीट ट्रांसफर को डेल्टा यू लिख दे, कितना सिंपल बात है। कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट डेल्टा एच, नहीं बोल दिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे करवाया तो उसको डेल्टा यू लिख देना, कोई लड़ाई थोड़ना है उसमें। पक्का? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सुनिएगा ध्यान से। N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2NH3 गैस। या तो डेल्टा एच लिखो या डेल्टा एच आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वैल्यू दे रखी है -x किलो जूल पर मोल। क्या दे रखी है? -x किलो जूल पर मोल। अब इसमें बच्चे कई बार घुटना या खोपड़ी खुजाते हैं कि सर बाकी सब तो ठीक है, ये जो x दे रखा है ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है। मतलब जब हम 1 मोल नाइट्रोजन की रिएक्शन 3 मोल हाइड्रोजन से कंप्लीट करवाएंगे 100% रिएक्शन और पूरे पूरे 2 मोल बनाएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे रिलीज होने वाली हीट होगी -x। ये जो लिखा है ये नहीं पल्ले पड़ा सर, ये आपने पर मोल क्यों लिख दिया? पर मोल मतलब किसका 1 मोल लेकर चलना है? ये आप जवाब दीजिए, ये सवाल है। बोलिए बेटा। कोई बोल रहा है नाइट्रोजन का, कोई बोल रहा है लिमिटिंग रिएजेंट का, कोई बोल रहा है अमोनिया का, कोई बोल रहा है रिएक्टेंट का, कोई बोल रहा है गैस का, कोई बोल रहा है क्षारी का। बहुत दिनों बाद पर मोल प्रोडक्ट। ओके थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा करो। ठीक है सुनिएगा ध्यान से प्लीज। ये एंथैल्पी चेंज किसका है बताओ, अच्छे से ईमानदारी से बोलना। ये एंथैल्पी चेंज किसका है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? अरे लपड़ मार दूंगा मैं तुमको। ये अरे लिखा तो है यहाँ पर उर्दू भाषा में, क्या लिखा है? आर फॉर राम नहीं, आर फॉर क्या है? अरे भगवान कसम, अबे रिएक्शन, रिएक्टेंट नहीं रिएक्शन। अभी तो बोला था डेल्टा एच आर का मतलब है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हाँ के ना? तो ये दिखा रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसके आगे अगर मैंने लिखा है प्रति मोल, हिंदी में लिख देता हूं, उर्दू नहीं समझ में आती हो तो प्रति मोल, तो ये प्रति मोल मतलब पर मोल किसका? ये पर मोल होगा रिएक्शन का। बात आई समझ में? सर ये पर मोल रिएक्शन तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। पर मोल रिएक्शन मतलब क्या? पर मोल रिएक्शन मतलब जो सामने दिख रहा है उसे हम कहते हैं पर मोल रिएक्शन। पर मोल रिएक्शन का मतलब होगा 1 मोल नाइट्रोजन जिसमें हो 3 मोल हाइड्रोजन जिसमें हो 2 मोल अमोनिया जिसमें हो, जो सामने दिख रही स्टोइकियोमेट्री है वो कहलाती है पर मोल रिएक्शन। बात आई समझ में? बाकी मेरे प्यारे गांव के बच्चों को, तोते जैसे छोटे छोटे बच्चों को ये बात समझ में आई पक्का? कभी किसी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज के आगे पर मोल लिखा है तो प्यारे बच्चों वो पर मोल किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं है, वो पर मोल है रिएक्शन का। पर मोल रिएक्शन का मतलब एज रिप्रेजेंटेड इन स्टोइकियोमेट्री। इसमें पता है कुछ बच्चों को सच्ची मुच्ची में कंफ्यूजन होता है जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं आपको आराम आराम से सारी चीजें समझाना चाहता हूं, कोई जल्दी नहीं है।
जब तक आपका कबूल नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओके बेटा, चलिए वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो ये बात भी मैंने आपको बता दी, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अलग अलग प्रकार के एंथैल्पी चेंजेस, अलग अलग प्रकार के एंथैल्पी चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज और बता देता हूं, बाद में कहां अपन दोबारा लौट के आएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखना अच्छे से, हीट ऑफ रिएक्शन को मैंने सीधे डेल्टा एच लिख दिया, ये मानते हुए कि रिएक्शन का कांस्टेंट प्रेशर पे हुई है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हीट ऑफ रिएक्शन को बदला जा सकता है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, बताओ, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, है ना। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन या फिर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, यह भी समझाया था आपको। देखो ध्यान से सुनो, रिएक्शन है ए एरो बी, इसका एंथैल्पी चेंज दे रखा है x। अब इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बदल दो, मतलब इस पूरी रिएक्शन को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका डेल्टा एच क्या लिखूंगा, 2x। बताओ, क्योंकि ये डेल्टा एच है, इसकी यूनिट लिख सकता हूं मैं किलो जूल पर मोल, क्या यहां पर भी लिख सकता हूं किलो जूल पर मोल, जल्दी बताओ, क्योंकि ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है बेटा। यहां पर मोल रिएक्शन, ये क्या है वास्तविकता में, यह है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर मोल का मतलब है पर मोल रिएक्शन, मतलब जो सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर मोल रिएक्शन का मतलब जो सामने रिएक्शन में दिख रहा है ना। और यहाँ पर मोल रिएक्शन का मतलब जो सामने रिएक्शन में दिख रहा है। अरे क्रांतिकारी विराज, विराज बोल रहा है सर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्यों लिखा। हाँ, अरे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बदला मतलब स्टोइकियोमेट्री बदली तो डेल्टा एच बदला तो है बेटा विराज। ओके, चलिए नंबर 2 पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे निपटा लेंगे इसको। सेकंड पॉइंट में क्या है, फिजिकल स्टेट एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको भी समझ लो बेटा, क्या है, यदि आपके पास कोई रिएक्शन है इस तरह से, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बरोबर H2O लिक्विड, डेल्टा एच आर बराबर -x। फिर आपसे बोला है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O गैस, इसका डेल्टा एच आर सोच कर बताओ कितना होना चाहिए, x होना चाहिए कि उससे डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, आराम आराम से सोचिए और बताइए। डिफरेंट होना चाहिए, वेरी गुड बेटा। क्यों, क्योंकि पहले वाटर लिक्विड स्टेट में बना था, अब वाटर गैस स्टेट में बन रहा है। तो आपको पता है, बट ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर की एनर्जी अलग अलग होगी, मतलब रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, अलग अलग। तो बस यही ध्यान रखना है कि यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट आपने बदल दी है तो उसके डेल्टा एच की वैल्यू पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, सी सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर CO2 गैस, इसका डेल्टा एच था माइनस में ए। फिर सी सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर CO2 गैस, इसका डेल्टा एच बोला माइनस में बी। बच्चे हो गए कंफ्यूज कि सर रिएक्शन तो सेम हो रही है, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फिजिकल स्टेट सेम है। अरे आपने ध्यान से देखा तो पता चला कि पहली बार आपने कार्बन के रूप में डायमंड लिया था, दूसरी बार
कार्बन के रूप में ग्रेफाइट लिया। तो यदि एलोट्रोपिक फॉर्म हम बदल देते हैं तो भी रिएक्शन के डेल्टा एच के ऊपर इफेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल स्टेट अगर आप बदल दो, बट ऑब्वियस ही बात है बेटा, अलग अलग फिजिकल स्टेट में एनर्जी अलग अलग रहती है, अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में भी एनर्जी अलग अलग रहती है। ठीक है, वो सब हेमांग आगे आएगा बेटा। हेमांग पूछ रहा है कि डायमंड और ग्रेफाइट में से किसकी एनर्जी कम रहती है? एनी गैसेस? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो है वो ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है देन डायमंड। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। किसकी एंट्रोपी कम रहती है? डायमंड की एंट्रोपी कम रहती है। बताया था ना, डायमंड में ज्यादा व्यवस्थित स्ट्रक्चर है, उसकी एंट्रोपी कम रहती है। शाबाश। चलिए अगला आया है हमारे पास में टेम्परेचर। ठीक है, अगला है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, यदि रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर पे परफॉर्म करें, अलग अलग टेम्प, आप सोच कर बताओ, आपने वाटर को लिक्विड से गैस में बदला, सोच के बताना। वाटर को आपने लिक्विड से गैस में बदला, एक बार काम किया 80 डिग्री पर और एक बार काम किया 100 डिग्री पर। क्या लगता है दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी क्या अलग अलग? रिएक्शन सेम है लेकिन तब भी हीट ट्रांसफर अलग अलग हुआ। इसका मतलब रिएक्शन का जो हीट ट्रांसफर है उसका जो डेल्टा एच है, जिसको बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यदि कोई रिएक्शन मेरे पास है ए से बी, जब इसको टेम्परेचर T1 पे करवाया, T1 टेम्परेचर पे, तो इसका एंथैल्पी चेंज मिला डेल्टा H1। सेम रिएक्शन को यदि टेम्परेचर T2 पर करते हैं तो इसका एंथैल्पी चेंज मिला डेल्टा H2। मतलब रिएक्शन बदलने पर, सॉरी, टेम्परेचर बदलने पर रिएक्शन का डेल्टा एच चेंज हो गया है। अच्छे से देखना। ठीक है, आप चाहे तो कुछ नया रिएक्शन ले सकते हो, ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर डेल्टा H1 और डेल्टा H2 में रिलेशन क्या होता है? तो वो क्या कहलाता है, किसी को नाम पता है? किरचॉफ रिलेशन। क्या है किरचॉफ रिलेशन? ध्यान से सुनिए। डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 बराबर डेल्टा Cp T2 माइनस T1। सर ये रिलेशन थोड़ा सा हमें उसकी तरह नजर आया, डेल्टा H बराबर Cp डेल्टा T। हाँ, एक्चुअल में डिराइव उसी तरह से होता है, उसमें इतनी डिटेल में नहीं जाते। दिस इज किरचॉफ्स रिलेशन। डेल्टा H1 ये वैल्यू सवाल में दी जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। डेल्टा H2 ये वैल्यू आपको निकालना होगा। टेम्परेचर T1 और T2 ये सवाल में दिया जाएगा ना। व्हाट इज डेल्टा Cp? डेल्टा Cp का मतलब होता है रिएक्शन के दौरान हीट कैपेसिटी में कितना अंतर आया। इसका मतलब होता है, ये समेशन है, समेशन मतलब टोटल, टोटल हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की माइनस टोटल हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की। मतलब हमारी रिएक्शन के हिसाब से देखें तो प्रोडक्ट में कौन है? बी। कितने मॉलिक्यूल है? मोल है 2, तो 2 इंटू Cp बी का माइनस Cp किसका? ए का। ये होगा रिएक्शन का डेल्टा एच। पक्का? डेल्टा Cp। सर अगर सेम चीज हम कांस्टेंट प्रेशर की जगह कांस्टेंट वॉल्यूम पे किए होते हैं, सेम काम, तो क्या डेल्टा एच की जगह ये सारे रिलेशन डेल्टा यू में भी बन सकते हैं क्या? हाँ, किरचॉफ्स रिलेशन जो है, जिस तरह से आपने डेल्टा एच में लिखा है उसी तरह से डेल्टा यू के लिए भी लिखा जा सकता है, डेल्टा Cv T2 माइनस T1। सभी के मीनिंग सेम है। अच्छा एक बात और बताओ, यदि किसी सवाल में, अपने मॉड्यूल में ऐसा सवाल पूछा है, मान लो, मान लो, लेट अस अज्यूम कि डेल्टा Cp की वैल्यू 0 है, तो बताओ डेल्टा H2 और डेल्टा H1 में से कौन बड़ा होगा? जवाब दीजिए।
अगर डेल्टा Cp 0 है तो डेल्टा H2, अरे यार डेल्टा Cp 0 हुआ, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वुड बी 0, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज 0, इट implies वैल्यू ऑफ डेल्टा H2 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा H1। क्लियर है ना बेटा? हाँ जी सर, इस तरह के लल्लू सवाल पूछे जाते हैं क्या? हाँ बेटा पूछे जाते हैं। जब टीचर कोई भी काम करते हैं बोर्ड पे तो वो तो अपने को सब आसान आसान ही लगता है कि अरे सर ये तो बहुत आसान है। यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो टप टप करके पसीना टपकने लगता है कि यार क्या फॉर्मूला लगाएं, कैसे करें, कैसे नहीं करें। तो उन्हीं सब चीजों से बचने के लिए हम क्लास में 11 का रिवीजन कर रहे हैं। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो क्या हम आगे बढ़े बेटा? पक्का? चलिए जी आगे बढ़ने का समय आ गया है। नेक्स्ट हमको सीखना है अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट एंथैल्पी चेंजेस, जिसमें हमारे सामने 4 इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी। ये 4 इंपॉर्टेंट एंथैल्पी चेंजेस है जो हमें सीखना है। आज कोशिश करके 1 या 2 निपटाते हैं। सबसे पहले डेल्टा H और यहां पर लगा दिया F, इसका नाम है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मीनिंग भी लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा H ऑब्जर्व्ड, मतलब एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब 1 मोल सब्सटेंस को आपने बनाया है बाय यूजिंग इट्स constituting elements in their standard state। लो जी धीरे धीरे करके इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, फॉर्मेशन एंथैल्पी का हमको ये मतलब तो समझ में आ गया सर कि 1 मोल सब्सटेंस को बनाने में जो हीट ट्रांसफर हुआ, खत्म। 1 मोल सब्सटेंस को बनाने के लिए जो हीट ट्रांसफर हुआ वो फॉर्मेशन एंथैल्पी है। बट दूसरा पॉइंट क्या है? सब्सटेंस को बनाना किसकी मदद से है? उसके एलिमेंट्स को लेकर एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है। ठीक है सर, फ्यूजन के लिए भी तो, अरे यार मानसी ऐसे क्या कर रही है यार? डेल्टा HFUS ऐसे लिखते हो बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बात आ रही है? अब ये कोई सवाल थोड़ा ना हुआ मानसी, बट एनीवेज ठीक है, मानसी जी ने पूछ लिया, मैं तो इसी में धन्य हो गया। चलिए जी बैक टू टॉपिक। भुला दिया अब तूने, क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था? हाँ बेटा, ये एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? ये थोड़ी नई चीज है, एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब समझिए आप। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि जब आपने प्रेशर स्टैंडर्ड ले रखा है, कितना? 1 बार, ठीक है, इस प्रेशर और टेम्परेचर कितना जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। लेकिन सर दिया नहीं हो तो सवाल में 25 डिग्री, अगर नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री लेना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एलिमेंट किस तरह से एग्जिस्ट करता है, किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वही उसका स्टैंडर्ड स्टेट होगा। ठीक है, जैसे बताओ 1 ATM या 1 बार प्रेशर पे और 25 डिग्री पे हाइड्रोजन किस रूप में एग्जिस्ट करता है? H गैस, H2 गैस, H2 लिक्विड। कैसे मिलता है हाइड्रोजन? H2 गैस। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस हो गया। अरे सर ये तो बहुत ही आसान था, है ना? स्टैंडर्ड कंडीशन पे आयोडीन कैसे मिलता है? आयोडीन, हाँ, तो आपने बोला सर आयोडीन मिलता है I2 सॉलिड, ये उसकी स्टैंडर्ड स्टेट हो गई। अरे बहुत मुश्किल तो नहीं है ना सक्षम अंजलि?
ब्रोमीन कैसे मिलता है? ब्रोमीन Br2 लिक्विड। फ्लोरीन कैसे मिलता है? अरे बोलो तो यार, ऐसे शर्मा रहे हो नई नवेली दुल्हन की तरह तुम तो। फ्लोरीन कैसे मिलता है? क्लोरीन। तो ये इनका स्टैंडर्ड स्टेट हो गया। बात आई समझ में? कार्बन कैसे मिलता है? तो आपने बोला सर कार्बन तो यार ग्रेफाइट भी मिलता है, डायमंड भी मिलता है। अच्छा, कंफ्यूजन। तो यदि किसी एलिमेंट का स्टैंडर्ड स्टेट में एक से ज्यादा रूप मिल रहा है, एक से ज्यादा रूप, तो हम लेते हैं किसको स्टैंडर्ड स्टेट? जो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होगा। सर हम कैसे पता लगाएंगे कि थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कौन है? याद करके, सिंपल। और कैसे पता लगाना है? अपने याद ही करना है। तो बताइए, कार्बन में थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल इज अरे यार हाँ ना, बात पल्ले पड़ी। सल्फर रोम्बिक की मोनोक्लिनिक। तो सल्फर में रोम्बिक लेकर चलना है। थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है? रोम्बिक सल्फर। मेटल कोई भी हो, मेटल कोई भी हो, क्या लेकर चलना है? सॉलिड। ठीक है। हाँ, मरकरी को छोड़ के। हाँ, ऐसे नहीं कि मेरी पूंछ पकड़ लेके सर मरकरी भी आपने शामिल कर लिया। अच्छा बताओ, और बताओ, क्या बताओगे? फास्फोरस। अच्छा आपको बताऊं, फास्फोरस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ब्लैक। बट फास्फोरस वाले केस में क्या होता है ना कि ब्लैक फास्फोरस नेचर में पाया ही नहीं, ट्रेसेस में पाया जाता है, ना के बराबर। अब क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए मजबूरी में हमने स्टैंडर्ड स्टेट के रूप में कौन से फास्फोरस को चुना है? इस पे गोला या स्टार बना लेना। ये अबंडेंस के आधार पे है, अबंडेंस के आधार पे। ठीक है, ये स्टेबिलिटी के आधार पे नहीं है। ऐसा नहीं बोल देना कि सर व्हाइट फास्फोरस ज्यादा स्टेबल तो नहीं होता है। हाँ बेटा, ये अबंडेंस के आधार पे है। तो लो जी, ये मैंने आपके सामने लिख दिया कुछ एक काम के एलिमेंट और उनकी स्टैंडर्ड स्टेट। अब जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो क्या करोगे? उसके एलिमेंट को जोड़कर एक मोल कंपाउंड बना लो, बात खत्म। अरे यार जल्दी हाँ ना कर दिया करो तुम। चलें आगे। चलिए, आपको छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा अच्छे से। CO सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस बराबर CO2 गैस, है ना? ध्यान सुनिए। डेल्टा एच आर, बेटा प्लीज इसका मतलब अच्छे समझना। डेल्टा एच आर का मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मतलब सामने जो रिएक्शन नजर आ रही है उसको कंप्लीट करवाने पर जो हमें हीट ट्रांसफर मिलेगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने पर जो भी हीट ट्रांसफर मिलेगा, क्या उसे मैं बोल सकता हूं क्या फॉर्मेशन एंथैल्पी CO2 गैस का? जवाब दीजिए हाँ के ना। सर CO2 का फॉर्मेशन एंथैल्पी मतलब उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जिसमें एक मोल CO2 बन रहा हो। वाओ, एक मोल CO2 बन रहा है उसके एलिमेंट से। इसके एलिमेंट कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। क्या कार्बन ऑक्सीजन को मिलाकर एक मोल CO2 बनाया? अबे हाँ या ना? अबे CO से बनाया, कार्बन कहाँ है? मतलब ये इनकरेक्ट होगा। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो CO2 के फॉर्मेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बात आई समझ में? सी सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर CO2 गैस। क्या इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज CO2 के फॉर्मेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा क्या? बोलो हाँ के ना। क्या एक मोल CO2 बना? हाँ। उसके एलिमेंट से बना? हाँ। लेकिन क्या एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में लिया था? नहीं। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होता है। सर आप बहुत परेशान कर रहे हो आज, ऐसा तुम्हें लग रहा है। मैं केवल चीजें सिखा रहा हूं।
लो जी, अपनी पैनी निगाहें डालो बोर्ड पर और बताओ क्या दी गई रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज CO2 गैस के फॉर्मेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा क्या? जी हाँ, सारी चीजें चेक करो। CO2 का फॉर्मेशन एंथैल्पी मतलब 1 मोल CO2 बनना चाहिए। हाँ सर बना। उसके एलिमेंट को लेकर बनाना है स्टैंडर्ड स्टेट में। हाँ सर बना। मतलब सब कुछ सही है। अब ये जो बालक है जिसका नाम है प्यारा वैदिक, वैदिक क्या डाउट है रे, बता जल्दी से। अरे वैदिक, कौन सा ग्रेफाइट तुम्हारे मोहल्ले में लिक्विड होता है बे? वैदिक ग्रेफाइट नहीं होता है लिक्विड यार। अबे वो लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेंट का ये मतलब नहीं है कि लिक्विड हो गया। पिटाई खाएगा। अब लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है तो लिक्विड हुआ। सॉलिड है वो, ध्यान रखना। राम पाटीदार, तुझे तो ब्लॉक कर दूंगा मैं। तू बहुत मस्तीखोर है, सबसे ज्यादा मस्तीखोर तू ही है क्लास में। बाकी सब गाय वैसे सीधे बच्चे है, तू बैल है पूरा का पूरा। चले आगे बढ़े। ओए अब मजे मत लो तुम इसकी पहले वाली बात वाली। मैं वैसे ही धीरे धीरे चल रहा हूँ, दुनिया भर के नोट्स तुम्हारे पास वैसे ही उपलब्ध है ड्राइव में। अच्छा वैदिक बोल रहा सर प्लीज मेरा नाम हटा दो। ओके वैदिक। चलिए। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, एक दो एग्जांपल और दे रहा हूँ, अच्छे से चेक करो, ईमानदारी से करो यार, मस्ती नहीं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस बराबर 2NH3 गैस। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या अमोनिया के फॉर्मेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ के ना? नहीं। आपने बोला सर इतनी आसान चीज है, आप तो है ना बार बार गाना गा गा के हमें सिखा रहे हो जिसकी जरूरत ही नहीं। कैसे बताया फॉर्मेशन एंथैल्पी मतलब? अमोनिया का फॉर्मेशन एंथैल्पी मतलब 1 मोल अमोनिया बनना चाहिए। इतने में ही पिक्चर खत्म हो गई रे। 2 मोल अमोनिया बन रहा है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज अमोनिया के फॉर्मेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जल्दी से बोलो हाँ के ना। चलिए जी। H गैस प्लस F गैस बराबर HF लिक्विड। क्या इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज HF के फॉर्मेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा? बोलिए बेटा हाँ के ना। अरे यार बोलो हाँ के ना। अरे यार सारे बच्चे सुपरस्टार हो चुके हैं। एक्सीलेंट काम, बहुत ही उम्दा। सर HF के फॉर्मेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि 1 मोल HF बनना चाहिए। वाह, 1 मोल HF बना। किससे? इसके एलिमेंट से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में लेना है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट H2 होता है और फ्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट भी F2 होता है। कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। अब चेक करो। H2 गैस प्लस F2 गैस बराबर HF, है ना? क्या इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज HF के फॉर्मेशन एंथैल्पी को दिखाएगा? ओ सर जोश जोश में आप गड़बड़ कर गए। 1 मोल HF बनाना था, 2 मोल बना दिए। चलो जी तीसरा वाला बताओ। H2 गैस प्लस F2 गैस बराबर HF लिक्विड। क्या इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज HF के फॉर्मेशन एंथैल्पी को दिखाएगा क्या? हाँ जी। तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी का मतलब ठीक ठाक तरीके से समझ में आ चुका है। क्या मैं सही हूँ? जी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए वेरी गुड। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पर चल रहे हैं कि क्वेश्चंस में फॉर्मेशन एंथैल्पी के सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे हमें आंसर करना होगा। सुनिएगा।
देखिए एक सवाल ले लेता हूँ, क्या सवाल ले लूँ मैं? हाँ अच्छा जी, सी सॉलिड। बेटा कार्बन सॉलिड के नीचे मैंने कुछ लिखा नहीं, मतलब ग्रेफाइट है ना, बाय डिफॉल्ट ग्रेफाइट। सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस बराबर CO गैस। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या ये CO का फॉर्मेशन एंथैल्पी होगा क्या? जल्दी बोलो, क्या ये CO का फॉर्मेशन एंथैल्पी होगा क्या? 1 मोल CO बन रहा है एलिमेंट से। हाँ, कार्बन बोल दिया, ग्रेफाइट है, तो ये होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। वैल्यू डाल दी माइनस मैक्स, है ना। फिर आपसे बोला है सी सॉलिड प्लस O2 गैस बराबर CO2 गैस। ये तो समझ ही गए हो गए, CO2 का फॉर्मेशन एंथैल्पी है, इसकी वैल्यू डाल दी -5। आपसे बोला है फाइंड डेल्टा H फॉर, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज बताइए, कौन सी रिएक्शन के लिए? रिएक्शन दे रखा है CO गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर CO2 गैस। इस रिएक्शन को यदि हम करवाते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान कितना हीट ट्रांसफर होगा ये आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए बच्चों के आंसर मिल रहे हैं, कुछ बोल रहा है x-y, मैक्सिमम बच्चों का बोलना x-y ही है। चलिए, आप लोगों ने अच्छा काम किया, बट मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं, प्लीज बोर्ड पर ध्यान लगाइए बेटा। थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके आपके पास रहेंगे। एक, रिलेशन, आप उसे चाहे तो फॉर्मूला भी बोल सकते हो, रिलेशन या फॉर्मूला जो आपको याद करना होगा। दूसरा, हमारा प्यारा हेस लॉ। सर हेस लॉ क्या था? अरे अभी तो बताया था हेस लॉ क्या था। रिएक्शन को जोड़ोगे तो उनके डेल्टा H को भी जोड़ दो, रिएक्शन में 2 मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा H में भी, रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेल्टा H को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, रिएक्शन का डायरेक्शन बदलोगे तो डेल्टा H की वैल्यू वही रहेगी, साइन बदल जाएगा, यही सब था ना। तो हर सवाल हेस लॉ से सॉल्व किया जा सकता है या रिलेशन फॉर्मूले से, आपकी चॉइस क्या है वो आप देखना। पहले मैं इसको हेस लॉ से सॉल्व कर रहा हूं, यूजिंग हेस लॉ। यदि आप हेस लॉ की मदद से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको बोला प्यारा रिएक्शन नंबर 1, प्यारा रिएक्शन नंबर 2, और ये है प्यारा रिएक्शन नंबर 3। अब अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बताइए सोचकर कि फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन की मदद से थर्ड रिएक्शन कैसे बनाई जा सकती है। क्या दोनों को ऐड करें, या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें? बताइए सोच कर। तो आपने बोला सर हमने सोच लिया है और हमें मिला है कि थर्ड रिएक्शन बन जाएगी यदि हम सेकेंड रिएक्शन में से फर्स्ट रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लें। बात आई समझ में? इतना काम आप सब कर पाओगे क्या? इतना काम कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है? अरे बोलो ना हाँ, उसमें क्या शर्माना यार। हाँ ठीक है, कोई बच्चा अगर ये काम नहीं कर पाता है तो जो पुराना केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे इसको देखते जाओ, इनमें चेंजेस करते जाओ। सुनो जरा, CO का 1 मोल चाहिए रिएक्टेंट में, वाह CO है तो सही, प्रोडक्ट में है, डायरेक्शन बदल लो। तो क्या किया आपने? रिवर्स ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, O2 क्योंकि दोनों में कॉमन है उसे नहीं छेड़ना। CO2 का 1 मोल चाहिए प्रोडक्ट में, CO2 का 1 मोल प्रोडक्ट में ऑलरेडी है रिएक्शन 2 में, मतलब फर्स्ट का रिवर्स करो और सेकेंड रिएक्शन एज इट इज रखो, बाद में जोड़ लेना। अबे रिवर्स करने का मतलब ही माइनस होता है, तो आपने यहां भी तो वही किया ना, सेकेंड प्लस रिवर्स ऑफ फर्स्ट, मैं भी तो वही लिख रहा हूं 2 - 1। ठीक है, जो हरकत रिएक्शन में करते हो वही हरकत डेल्टा H में करते हो।
मतलब डेल्टा H3 बराबर क्या होगा, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। कितना है डेल्टा H2 माइनस का y माइनस एक्स। लो जी आंसर आ गया x माइनस वाई। बोलो क्या ये ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं। चलिए अब आप बोल रहे थे सर रिलेशन या फॉर्मूला लगा के कैसे करें, लेकिन सर आपने हमें रिलेशन तो बताया ही नहीं है। तो अब बताने वाला हूं मैं रिलेशन। अब मैं आपको रिलेशन बताने वाला हूं, सुनो। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है, अरे हाँ या ना। तो जिस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है उसके लिए डेल्टा एच किसका, जिसका एंथैल्पी चेंज निकालना है, डेल्टा एच उसका लिख रहा हूं जिसका निकालना है। क्लियर है, ठीक है, उसका डेल्टा एच जिसका कैलकुलेट करना है। अब आप देखो जरा ध्यान से सोचकर कि ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल मतलब CO2 का, CO का क्या फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखा है, क्या क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखा है। हाँ, तो यदि हमें किसी रिएक्शन के अंदर, यदि हमें किसी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एंथैल्पी दे रखा हो, तो आपको करना है टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का माइनस टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पी किसका, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का। ये फॉर्मूला है बेटा। जिस रिएक्शन का डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज आपको निकालना है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन एंथैल्पी। और इसमें यह बात ध्यान रखना है, 5 स्टार बना के लिख रहा हूं, क्या, फॉर एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्टैंडर्ड स्टेट में उनका फॉर्मेशन एंथैल्पी जीरो अज्यूम किया जाता है, मतलब माना जाता है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना माना जाता है बेटा, जीरो। क्लियर है बात। अब देखो अगर हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते तो फॉर गिवन क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन में जल्दी से देखना, रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकाल लेते, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पी, प्रोडक्ट में कौन है CO2, क्या दिया है CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस में y, माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी, रिएक्टेंट में है CO का फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना था माइनस में x, और कौन है रिएक्टेंट में ऑक्सीजन गैस। सर ऑक्सीजन तो एलिमेंट है, एलिमेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी कितनी होती है जीरो, तो वो वैल्यू तो आपको जीरो डाल देनी है। तो आंसर वही तो आया x माइनस वाई। तो अब चॉइस आपकी रहेगी कि आप कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए अच्छे से। क्लियर है, पक्का। आयुषी उसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है, देख यहाँ पर तमिल भाषा में लिखा है फॉर एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उनका जीरो माना जाता है। हर्षिता बोल रही है सर ड्राइव पर क्या डाले जिससे कि नोट्स प्रकट हो जाए। हर्षिता आज के पहले नोट्स कैसे प्रकट होते थे, हमें क्या डालना पड़ता था ड्राइव पर बेटा, व्हाट्सएप पे भेजी गई है लिंक, उस लिंक पे ऐसे क्लिक करो तो ये लो साक्षात दर्शन होंगे आपको ड्राइव के। हर्षिता केवल मेरे ही मजे लेती है कि आपकी आदत ही ऐसी है बेटा। ग्रुप पे लिंक भेजिए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो 100 रुपए का रिचार्ज
और दूसरा थर्मोडायनामिक्स के नोट्स। चल रे मानसी, पिटाई कर दूंगा मैं तेरी, उल्टी सीधी बातें लिखती रहती है। चलो ओए, मुझे मत भटकाओ तुम लोग, तुम्हें तो और कोई काम नहीं है, हैं? मेरे पास तो यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। अरे पारिवारिक आदमी हूँ यार, घर पे जाके खाना भी बनाना है। हाँ तो उसमें क्या है, तुम्हारे घर पे नहीं बनाते फादर साहब? अब तुम बताओगे नहीं, प्राइवेट बातें है, लेकिन अब ठीक है, क्या है, सच्चाई है, एक्सेप्ट कर लो जितना जल्दी अच्छा है। चलिए, अरे भगवान कसम, सवालों पर चलो, क्या था, लिखो। इफ फॉर H2O गैस कॉमा CO2 गैस कॉमा CO गैस, है ना, डेल्टा HF वैल्यूज आर -A कॉमा -B कॉमा -C रिस्पेक्टिवली, फाइंड डेल्टा H एंथैल्पी चेंज फॉर कौन सी रिएक्शन के लिए? H2O गैस प्लस CO गैस बराबर H2 गैस प्लस CO2 गैस। चलिए ट्राई करें इस सवाल को, आंसर बताए। A+B-C, A+C-B, ओके। आपने बोला सर देखो इतना मुश्किल है नहीं, वैसे हमें खूबसूरत सी दी है रिएक्शन, जिस रिएक्शन का हमें ध्यान, मतलब कितने लॉजिकली सोचना है अपने को। सर जिस रिएक्शन का हमको एंथैल्पी चेंज निकालना है, क्या उसमें उपस्थित रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का, उस रिएक्शन में उपस्थित प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एंथैल्पी सवाल में है क्या? अरे हाँ, सबका फॉर्मेशन एंथैल्पी है, तो सीधे आपने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मेशन एंथैल्पी किसका? प्रोडक्ट का, माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी किसका? रिएक्टेंट का। और जो बात बोली थी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट का फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 माना गया है, तो प्रोडक्ट मतलब हाइड्रोजन गैस का 0, CO2 गैस का कहाँ है? माइनस में B। लो ये प्रोडक्ट खत्म, अब आया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है? H2O गैस का, माइनस में A, और हाँ कितना, माइनस में B आ जाएगा बेटा। लो जी, C है क्या? C, तो हमारे पास आंसर आएगा A+C-B, ये आंसर होगा बेटा। ठीक है, लास्ट लास्ट, फॉर अ गिवन कंपाउंड, कुछ लिखो मत इसमें, केवल फैक्ट है। किसी भी दिए गए कंपाउंड के लिए, किसी भी दिए गए कंपाउंड के लिए, फॉर्मेशन की बात हो रही है, किसी भी दिए गए कंपाउंड के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, प्लस या माइनस? तो इसका आंसर है बोथ। बेटा फॉर्मेशन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, फॉर्मेशन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो एक्सप्लोसिव कंपाउंड होते हैं, जो एक्सप्लोसिव कंपाउंड होते हैं, अरे एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक पदार्थ, जैसे NCl3 वगैरह, ये सब विस्फोटक पदार्थ है ना, तो इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या रहती है बेटा? हाईली पॉजिटिव। मतलब ये स्टेबल होते हैं ज्यादा कि अनस्टेबल? अरे एनर्जी ज्यादा है यार, हैं? एनर्जी ज्यादा है तो अनस्टेबल हुआ ना। तेरे पास अचानक से अरबों रुपया आ जाए अचानक से, तो तू क्लास में ही बैठा रहेगा एक जगह पर चुपके से, या तुरंत विदेश यात्रा पे निकल जाएगा? बेटा स्टेबिलिटी का मतलब वो स्टेबिलिटी जो तू समझ रहा है वो नहीं, थर्मोडायनेमिक की बात हो रही है। एनर्जी आते ही मॉलिक्यूल बावला हो जाता है, और एनर्जी कम होते ही चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, उसके जिस भी प्रकार के मोशन है वो सब सीज आउट हो जाते हैं। ठीक है,
एनर्जी बढ़ती है, स्टेबिलिटी घटती है, एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ तक अपन ने आज सीखा है। ला जल्दी से मॉड्यूल दे बेटा, होमवर्क देते हैं आज बच्चों को। नहीं हिमांश, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तू लिख रहा है। आज का होमवर्क नोट कीजिए प्लीज। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 में से बातें नहीं है बिल्कुल, एक्सरसाइज 1 में से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर बहुत आगे तक चलेगा यार। 1 से लेके क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन नंबर, नहीं वो मत करो। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 110, 81 से लेकर बेटा 110। ठीक है, उसके बाद 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166। Exercise 2, question number 5, question number 10, question number 5 and 10. Exercise 3. Exercise 3 में question number 12. ठीक है, बिगनर बॉक्स पे आ जाओ, उसमें कुछ मिलता है तो। चलिए बिगनर बॉक्स में मिक्स है, अपन बाद में देखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। प्लीज होमवर्क के प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे। ओके जी सुमित, चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।